बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग गुड। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द खिलाफत मूवमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड को और ये समझने की कोशिश करेंगे कि खिलाफत मूवमेंट है क्या और इसके पीछे क्या हालात थे और ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुई थी और उसका नतीजा क्या था। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो है खिलाफत मूवमेंट वो है क्या। तो जैसा कि नाम से वाज़ेह है खिलाफत मूवमेंट, तो मुसलमानों और इस्लाम के अंदर एक हुकूमत, जो तर्ज़ हुकूमत का एक कॉन्सेप्ट है वो है खिलाफत का। उसमें क्या है कि मुसलमानों का, जितने भी दुनिया के अंदर मुसलमान मौजूद हैं, उनका एक खलीफा या हुक्मरान हुआ करता था, अब तो नहीं है। जो पूरे मुसलमानों का हुक्मरान कंसीडर किया जाता था और जिसे खलीफा का नाम दिया जाता था या जिसे कैलिफ कहा जाता था। जिस तरह हमारे पास खुलफाए राशिदीन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। तो उनका जो कॉन्सेप्ट है कि इस्लाम के अंदर ये कॉन्सेप्ट था कि एक खलीफा होता था और वो खलीफा जो है वो पूरी मुस्लिम उम्मा का जो है वो हुक्मरान कंसीडर किया जाता था। और जैसा कि आपको पता है कि 1857 के अंदर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लगी थी और उस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था कि जो हिंदुस्तान है उसमें अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई थी और मुसलमानों ने जो अपनी हुकूमत है वो गँवा दी थी। तो उस वक़्त उस वक़्त दुनिया के अंदर मुसलमानों ने जब हुकूमत गँवा दी तो दुनिया के अंदर सिर्फ़ एक ही जो है वो कैलिफ़ेट का, इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफ़ेट यानी जो खलीफ़ा मौजूद था वो था सल्तनत उस्मानिया का, जिसे ऑटोमन एम्पायर भी कहा जाता है। और आजकल जिसे टर्की कहा जाता है। तो सिर्फ़ वो एक जो है वो मुसलमानों के लिए एक जो कैलिफ़ेट था, जो था वो खलीफ़ा जिसको कंसीडर किया जाता था, वो उस वक़्त मौजूद था। तो हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर 1 लगती है 1914 से लेकर 1918। दुनिया की पहली जंग अज़ीम जिसे कहा जाता है। ये वॉर लगती है और इस वॉर में 2 अलायंसेस थे। एक का नाम था अलाइज़ और दूसरे थे सेंट्रल पावर्स। तो जो टर्की जो आजकल मौजूद है, जिसका पुराना नाम ऑटोमन एम्पायर, जिसे सल्तनत उस्मानिया कहा जाता था, वो जो था वो सेंट्रल पावर्स का जो है वो हिस्सा था और वो जर्मनी के जो अलायंस में वो शामिल था। लेकिन होता क्या है कि जो वॉर होती है वो ऐसा लगता है कि जो ऑटोमन एम्पायर या फिर जो जर्मनी है वो ये जंग हार जाएँगे। और दूसरी तरफ ग्रेट ब्रिटेन थे और रशिया था, फ्रांस था, इटली था। ये दूसरी तरफ अलायंस था। क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो इंडिया पे हुक्मरानी करते थे, तो मुसलमानों के अंदर जैसा कि मैंने कहा कि जो कैलिफेट से एक अटैचमेंट थी, जो खिलाफत से एक अटैचमेंट थी कि उनकी जो मुसलमानों की अपनी हुकूमत होती थी हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने अपनी हुकूमत जो है वो गँवा दी थी। तो उसके बाद उनकी जो एक अटैचमेंट थी खिलाफत के साथ, वो टर्की के साथ हमेशा रही थी, आज भी मौजूद है बल्कि। आज हालाँकि टर्की में खिलाफत का निज़ाम नहीं है, लेकिन फिर भी मुसलमानों के अंदर, पाकिस्तानियों के अंदर जो है एक जो अटैचमेंट है, जो इमोशनल अटैचमेंट है और जो रिलीजियस अटैचमेंट है, वो जो टर्की के लोग हैं उनके साथ रहती है। तो उस वक़्त भी ये थी और मुसलमानों को ये था कि उस वक़्त एक खिलाफत थी और एक मुसलमानों का एक जो मुल्क था, जो निज़ाम था, वो सिर्फ़ टर्की यानी ऑटोमन एम्पायर के अंदर मौजूद था। तो जैसा कि ऐसा लग रहा था कि ये जो वॉर है और ये जो वॉर बल्कि 1918 में जो अलाइज़ थे, जिनमें ब्रिटिश थे, रशियंस थे, और फ्रांस था और बाद में अमेरिका भी जिसका हिस्सा हो गया था। तो वो जंग जीत रहे थे और जो ऑटोमन एम्पायर था वो ये जंग हार गया था। यानी जर्मनी और जो उसका अलायंस था ऑटोमन एम्पायर का, वो ये जंग हार रहा था। तो मुसलमानों के अंदर, क्योंकि मुसलमानों की एक तो खिलाफत के साथ अटैचमेंट थी और दूसरा मुसलमानों की बहुत जो है तारीखी भी अटैचमेंट रही है टर्की के साथ। तो इस वजह से मुसलमानों के अंदर एक जो है वो परेशानी का एक सबब था कि ये जो अलाइज़ हैं, यानी जो ब्रिटिश है या फिर जो रशिया है या फ्रांस है, ये जंग जीतने के बाद जो टर्की है उसको उसके टुकड़े कर देंगे और जो मुसलमानों का खिलाफत का निज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक मुसलमानों के अंदर एक जो है वो अ, एक दुःख था, एक ख़ौफ़ था और इस बात की बेचैनी थी, परेशानी थी कि पता नहीं ये वॉर अब जब टर्की हार गया है तो उसके बाद क्या होगा। और जो मुसलमानों की होली प्लेसेस हैं वहाँ पर, काफ़ी तारीखी जगहें वहाँ पर मौजूद हैं, तो उनको लेके भी मुसलमानों के अंदर एक परेशानी मौजूद थी कि पता नहीं क्या होगा।
तो उस इस सिलसिले के बारे में इंडिया के अंदर जो मुसलमान थे उन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाई कि जो खिलाफत का इंस्टीट्यूशन है टर्की के अंदर उसको बचाया जा सके, क्योंकि मुसलमानों की उसके साथ अटैचमेंट थी, तो इस वजह से मुसलमानों ने इस खिलाफत मूवमेंट को चलाया। तो अब ये इसको समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। सबसे पहले क्या हुआ कि जो मुसलमान थे उन्होंने एक जो इंडियन वायसरॉय थे उस वक़्त इंडिया के अंदर ब्रिटिश वायसरॉय थे। उनके सामने अपनी डिमांड्स रखी, उनको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया कि जो हमारी अटैचमेंट है ऑटोमन एम्पायर के साथ और उसकी खिलाफत के साथ, उसके बारे में बताया कि अ, इवन दो टर्की ये जो जंग है ये हार गया है, लेकिन उस वहाँ से खिलाफत को ना ख़त्म किया जाए, ऑटोमन एम्पायर को ना तोड़ा जाए। तो इस वज़ह से उन्होंने बताया, लेकिन क्योंकि एक मुसलमानों की ना तो खुद की हुकूमत थी ब्रिटिश के अंदर इंडिया के अंदर, तो ब्रिटेन के जो वायसरॉय थे उन्होंने हामी तो भर दी कि टर्की को ऐसा कुछ नहीं होगा और उनकी जंग जो है वो ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट या इस्लाम के अगेंस्ट नहीं है। वायसरॉय ने उनको ये तसल्ली दी। लेकिन वो खाली सिर्फ़ बातें थी। और मुसलमानों को ऐसा महसूस होने लगा कि जो टर्किश एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर में जो खिलाफत का इंस्टीट्यूशन है वो ख़त्म हो जाएगा, टर्की को तोड़ा जाएगा। वहाँ पर जो मुसलमानों की होली प्लेसेस हैं, जो वहाँ पर मुक़द्दस जगह हैं, उनको नुकसान पहुँचाया जाएगा और ये जो जंग है इससे इस्लाम और मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस हवाले से क्या हुआ कि जो खिलाफत कमेटी कायम की गई और इस खिलाफत कमेटी कायम करने का मकसद ये था कि एक मूवमेंट चलाई जाएगी और ये जो टर्की और जो टर्की या ऑटोमन एम्पायर के हवाले से आवाज़ बुलंद किया जाएगा ताकि उनको हकूक मिल सके और खिलाफत के इंस्टीट्यूशन को कोई नुकसान ना पहुँचे। और इस ये जो 1919 में ये खिलाफत कमेटी कायम की गई, जिसका काम ये था कि वो एक मूवमेंट चलाएगी ताकि जो खिलाफत का इंस्टीट्यूशन है उसे बचाया जा सके। और दूसरी बात ये थी कि इस खिलाफत मूवमेंट के अंदर हिंदू और मुसलमान एक साथ जो है उन्होंने ये खिलाफत मूवमेंट लड़ी थी। हालाँकि हिंदुओं का ये कोई मकसद नहीं था कि वो जो है वो खिलाफत के लिए लड़ रहे थे। उनके अपने मकासद थे। उनके मकासद ये थे कि वो ब्रिटेन से आज़ादी चाहते थे और वो ये चाहते थे कि जो ब्रिटिश हुकूमत इंडिया के अंदर है वो कमज़ोर हो सके, ताकि ताकि इंडिया को आज़ादी मिल सके। और मुसलमानों का जो है मूवमेंट का हिस्सा बनना, इसका मकसद ये था कि जो टर्किश एम्पायर में जो ऑटोमन एम्पायर में खिलाफत का इंस्टीट्यूशन है उसे बचाया जा सके। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी रही इसके अंदर। हिंदुओं का, जैसे मैंने मकसद बताया आपको, हिंदुओं का कोई और मकसद था, उनका मकसद खिलाफत से उनका कोई वास्ता नहीं था। लेकिन मुसलमानों का खिलाफत से वास्ता था। तो मकासद अंग्रेज़ों के खिलाफ तकरीबन एक जैसे थे, तो इन्होंने यूनिटी कायम की और महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जो है, और महात्मा गांधी जो है वो भी हिस्सा एक बन गए थे इस खिलाफत मूवमेंट का। तो हुआ क्या, इन 1919 इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू सपोर्ट द मुस्लिम्स ऑन द खिलाफत इशू एंड ऑथराइज्ड गांधी जी टू चाक आउट अ मैप फॉर द मैटर। गांधी जी ब्रॉट फॉरवर्ड अ प्रोग्राम फॉर नॉन कॉपरेशन विद द गवर्नमेंट। तो उन्होंने मिलके ये एक डिसाइड किया कि हम गवर्नमेंट के साथ नॉन कॉपरेशन करेंगे, यानी उनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। ये हमारी एक मूवमेंट होगी जिसमें हिंदू और मुस्लिम्स जो है वो दोनों हिस्सा लेंगे। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या थी, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। और उसके अलावा ये जो है खिलाफत डेलीगेशन एक कायम की गई थी 1920 में। खिलाफत डेलीगेशन एक बनाई गई, एक ग्रुप जिसमें ऑलमोस्ट 6 बंदे शामिल थे, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर उसकी जो है वो हेड कर रहे थे उस डेलीगेशन को। और उसका मकसद ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है बताया जा सके कि मुसलमानों की क्या फीलिंग्स हैं खिलाफत को लेकर। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। और जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग भी हुई थी, लेकिन उसने कोई इस पे ध्यान नहीं दिया और वो ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ इन बातों से। और जब ये जो खिलाफत डेलीगेशन यूके गया और वहाँ से जो है वो वापस आया, और फिर यही डिसाइड हुआ कि अब हमें एक मूवमेंट ही चलानी है, क्योंकि बातों से हमें कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा है। और उसके साथ-साथ पहले पहले अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को तसल्ली दी कि ऑटोमन एम्पायर और जो ऑटोमन एम्पायर में खिलाफत का जो एक इंस्टीट्यूशन मौजूद है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, उसको तोड़ा नहीं जाएगा टर्की को। और उसके अलावा ये भी तसल्ली दी गई थी कि जो हमारी जंग है वो मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। तो
लेकिन ट्रीटी ऑफ सेवियर्स हुई, ये जब जंग खत्म हुई तो एक ट्रीटी हुई जिसे ट्रीटी ऑफ सेवियर्स कहा जाता है 1920, और उसमें जो है ये बात जाहिर हो गई कि the empire was stripped of its occupation in Europe and Arabia. The treaty was named in after the venue of where it was concluded. सेवियर्स इस वजह से कहा जाता है क्योंकि सेवियर जो जगह है वहां पर ये ट्रीटी हुई थी, और उसमें ये बात साबित हो गई कि जो टर्की है उसको जो है वो तोड़ा जा रहा है। और इस ट्रीटी के बाद तो मुसलमानों के अंदर एक जो जज्बात थे वो उभर आए, और उन्होंने ये फैसला किया कि अब हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे, और उनके उनके अंदर एक जिहाद का जज्बा पैदा हो गया। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जैसा मैंने पहले बताया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का डिसाइड हुआ था, और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना जफ़र अली खान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना हसरत मोहानी एंड द इंडियन इमोशन फायर, और इन्होंने जो है वो काफ़ी अच्छी स्पीचेस की, और स्पीचेस से जो है इंडियन मुस्लिम्स को जो है उन्होंने मोटिवेट किया। और खिलाफत कमेटी जो है उन्होंने अगस्त 1 1920 को एक हड़ताल की, और उसके बाद ये डिसाइड किया कि गवर्नमेंट के साथ नॉन कोऑपरेशन किया जाएगा। इस नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या था? इस नॉन कोऑपरेशन का मतलब ये था कि जो गवर्नमेंट की कोर्ट्स हैं उनका बाइकआउट किया जाएगा। जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो रिजाइन कर देंगे गवर्नमेंट सर्विसेज से, मतलब कि अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है तो वो उस जॉब को रिजाइन कर देगा। और जो स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया क्विट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट चला रही थी, उनसे जो है स्टूडेंट्स जो है वो भी क्विट कर देंगे। और जितने भी टाइटल्स दिए गए थे, जो टाइटल्स दिए जाते थे, जो ऑनररी टाइटल्स दिए जाते थे ब्रिटिश की तरफ से, वो भी जो है उनको भी सरेंडर कर दिया जाएगा। तो ये थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसके अंदर ये तय हुआ कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो रिजाइन कर देंगे, कोर्ट्स का बाइकआउट किया जाएगा, स्टूडेंट्स जो हैं उन इंस्टीट्यूशंस में नहीं पढ़ेंगे जिनको फंड करती है, विच आर फंडेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनके अंदर जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स नहीं पढ़ेंगे। और टाइटल्स जो हैं और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए इंडियंस को वो भी वो सरेंडर कर देंगे एज अ प्रोटेस्ट, ताकि जो खिलाफत मूवमेंट है, खिलाफत का जो इंस्टीट्यूशन है उसे बचाया जा सके। दिस वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और उसके अलावा गांधी ने एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की थी इन नवंबर 1921। अब इसमें क्या था? द पीपल वर given a call to break the law, disobey the government by refusing to pay taxes, and by all other possible means. About 30,000 people quoted arrest is a result of this call. ऐसा सिविल डिसोबीडियंस उसके बाद हुआ। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब ये था कि जो गवर्नमेंट के जो आप टैक्सेस पे करते हैं वो आप टैक्सेस पे नहीं करेंगे। उनकी जितनी भी चीज़ें हैं उन पे जो टैक्स होता था, जो रेवेन्यू जनरेट होता था गवर्नमेंट का, बेसिकली वो रेवेन्यू जनरेशन जिनका पैसा बनता था टैक्सेस से गवर्नमेंट चलती है। जिस तरह हम यहाँ पर टैक्सेस देते हैं, हर चीज़ पे हम टैक्सेस देते हैं, इसी तरह उस वक्त भी जो टैक्सेस दिए जाते थे उनसे ही गवर्नमेंट चलती है, तो वो टैक्सेस नहीं दिए जाएंगे। दिस वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो मौजूद थी, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट को नुकसान पहुंचता है, और वो जो अपना असल मकसद है उसमें कामयाब नहीं होती खिलाफत मूवमेंट। और एक जो इवेंट था वो था मोपला अपराइजिंग। अब ये क्या है? इंडिया के अंदर मद्रास का एक एरिया है, उसमें एक मोपिला मुस्लिम्स रहते थे, और वो बेसिकली एक अरब अरब से उनका ताल्लुक था। वो अरब से जो एथनिसिटी थी, उनका जो ख़ानदानी ताल्लुक थे वो समझे अरब से था। और वो 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 जो थे वो काफ़ी तंग थे, जो हिंदुओं के जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो हिंदू हिंदू जो थे वो ज़्यादातर हुक्मरानी करते थे फार्मर्स पे इंडिया के अंदर। तो वो पहले से ही तंग थे हिंदू फार्मर्स से, और वहाँ पर पहले ही टस्सल चलती रहती थी हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक क्लेश हो गई। क्लेश किस तरह हुई कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहती थी कि खिलाफत मूवमेंट को चलाया जाए यहाँ मोपलास के अंदर, यानी उन एरियाज के अंदर खिलाफत मूवमेंट को ना चलाया जाए जहां पर मोपलाज रहते हैं। तो इस वजह से उन्होंने काफ़ी मुस्लिम लीडर्स को अरेस्ट किया जो खिलाफत मूवमेंट चलाना चाहते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि जो मुसलमान हैं उन्होंने पहले तो जो अंग्रेज़ थे
उन ऑफिसर्स को टारगेट किया और उनको मारना शुरू किया। लेकिन बाद में वो अंग्रेज़ों से चलते-चलते जो हिंदू बिज़नेस लॉर्ड्स थे या हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, उनके साथ उनकी लड़ाई हुई और वो उनको मारना शुरू हो गए। और उन्होंने समझे कि ये इस मकसद के लिए किया कि वहाँ पर वो एक खिलाफत का निज़ाम कायम करना चाहते हैं उस एरिया के अंदर। तो बाद में गवर्नमेंट ने जो है वो मार्शल लॉ लगा दिया और ऑलमोस्ट 2400 जो है मुसलमान मोपला मुस्लिम्स जो थे वो वहाँ पर बाद में मारे गए थे। बाद में इसी तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने जाके उस एरिया पर कंट्रोल किया। और चोरा चोरी इंसिडेंट, अब ये क्या है? ये एक इंसिडेंट हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जैसे कि गांधी ने कॉल दी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमने चलानी है, यानी जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं हम वो पे नहीं करेंगे। लेकिन एक चोरा-चोरी एक प्लेस थी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा था किसी एक लोगों के ग्रुप का। और वो प्रोटेस्ट इस वजह से चल रहा था कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट या पुलिस जो है वो उन्हें फ़ोर्स कर रही थी टैक्स पे करने के लिए या रेवेन्यू जनरेशन के लिए उन्हें फ़ोर्स कर रही थी। और उनके ऊपर थोड़ा-सा तशद्दुद किया गया, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया कि वो एक पुलिस वैन थी जिसके अंदर ऑलमोस्ट 22 पुलिसमैन थे, उनको उन्होंने ज़िंदा जला दिया। तो गांधी का ये कॉन्सेप्ट था कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, ये पीसफुल होगी, इसमें कोई दंगा-फ़साद नहीं होगा। लेकिन क्योंकि इसमें दंगा-फ़साद हो गया और जो है ये पीसफुल नहीं रही, तो इस वजह से गांधी ने इसको कहा कि अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और इसी तरीके से तकरीबन जो है खिलाफत मूवमेंट का भी यहाँ पर इख्तिताम हो गया। और उसके बाद में क्या होता है कि अतातुर्क जो है एक लीडर थे, टर्किश लीडर, उन्होंने 1924 में ऑन मार्च 1924 जो है खिलाफत का जो है निज़ाम उसको ही ख़त्म कर दिया और वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम जमहूरी जो निज़ाम है उसको कायम कर दिया। और जो तुर्किश लोग थे उन्होंने खुद ही जो है वो खिलाफत के निज़ाम को ख़त्म कर दिया। अब वो खुद जब ख़त्म कर रहे हैं तो बाहर से दूसरी कौम तो कुछ नहीं कर सकती, तो जो टर्किश जो लोग थे उन्होंने खुद ही इसको ख़त्म कर दिया और डेमोक्रेटिक सिस्टम कायम हो गया। और अतातुर्क ने डेमोक्रेटिक सिस्टम का बुनियाद रखा टर्की के अंदर और इसी तरह खिलाफत मूवमेंट का इख्तिताम हो गया। अब हम बात करते हैं कि अ, इससे रिजल्ट्स क्या है। अब ये हम रिजल्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे रिजल्ट्स क्या निकले। सबसे पहले बिगनिंग ऑफ कॉमन मैन्स पॉलिटिक्स इन द सब कॉन्टिनेंट। इससे पहले क्या होता था कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद खास करके मुसलमान जो थे वो सप्रेस थे, वो अपनी जो उनकी डिमांड्स थी वो ब्रिटिश के सामने नहीं रख पाते थे। लेकिन इसके बाद जो है कॉमन मैन की पॉलिटिक्स, जो हर आम आदमी है, उसने ये समझा कि अब वो अगर पॉलिटिक्स में हिस्सा लेगा तो वो अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठा सकता है, क्योंकि काफ़ी हद तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया गया था। It was the first popular movement which touched almost all parts of the subcontinent. हर हिस्से में ये movement चली थी। It was through Khilafat platform that the leaders of public opinion came very close to the common man. और जो लीडर्स थे उन्होंने स्पीचेस की, उन्होंने ये मूवमेंट चलाई पब्लिक के अंदर, तो काफ़ी लोगों के करीब आना शुरू हो गए वो लीडर्स। और मुसलमानों के लिए एक मोटिवेशन बन गई थी कि वो अपने हुकूक के लिए उठ सकते हैं, अपने हुकूक के लिए खड़े हो सकते हैं और आगे चल के पाकिस्तान को अचीव करने में इस मूवमेंट ने हेल्प की थी। और इसी तरह ये स्टेप टुवर्ड्स लिबरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की आज़ादी की तरफ एक ये कदम बढ़ गया था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वहाँ के लोगों ने और ख़ास करके मुसलमानों ने ये महसूस किया कि अपने हुकूक के लिए वो आवाज़ उठा सकते हैं। और बाद में जो है ये चल के जो है इंडिया और पाकिस्तान एक दो अलग-अलग ममालिक कायम हो गए और उन्होंने आज़ादी हासिल की। और ट्रेनिंग ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस फॉर द मुस्लिम्स, ये था कि मुसलमानों के अंदर एक खुददारी का जो है, एक कौम का जो है वो एक जज्बा पैदा हुआ। उनको ये महसूस होने लगा कि वो एक अलग कौम है और उनके अलग हुकूक हैं। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर अंग्रेज़ों की हुकूमत के बाद मुसलमान डिग्रेड हो गए थे, उनकी मोटिवेशन ख़त्म हो गई थी। लेकिन उनके अंदर एक जज्बा जो है मजहबी तौर पर, ये एक जज्बा उनके अंदर पैदा हुआ कि वो एक अलग कौम है और उनके अलग-अलग हुकूक हैं। और इसी तरह अलग-अलग लीडर्स भी हैं, वो भी उनके अंदर पैदा हुए और मुसलमानों को महसूस हुआ कि उनके खुद के लीडर्स भी उनके यहाँ मौजूद हैं। तो इसी तरह उन्होंने फिर अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाई और आगे चल के उन्होंने आज़ादी हासिल की।
कंसोलेशन फॉर द टर्क सोल्जर्स, और जो टर्की के जो सोल्जर्स थे, उनके लिए भी ये एक मोटिवेशन थी कि दुनिया के जो मुसलमान हैं और ख़ास करके इंडियन मुस्लिम्स हैं, वो उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहा था टर्क्स के लिए, ख़ास करके टर्किश लोगों के लिए, जो है उनके लिए भी एक मोटिवेशन रही कि वो अपनी जिद्दोजहद को जारी रखें अपने हुकूक के लिए। सक्सेस ऑफ मॉडरेट अप्रोच। अब कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल जो थे, वो खिलाफत मूवमेंट का पार्ट नहीं थे। उनके दिल के अंदर उनकी जो भी फीलिंग्स थी वो भी अटैच थी टर्किश लोगों के साथ, लेकिन इनका ये मानना था कि ये जो है ये एक एलियन इश्यू, यानी ये हमारे मुल्क से रिलेटेड कोई मसला नहीं है, और क्योंकि हम खुद इतने पीछे हैं तो हम मुसलमानों को अपनी कंट्री के ऊपर फोकस करना चाहिए, बजाय कि हम जो हमारे मुल्क से एक बाहर मसला चल रहा है, हम उसके लिए जो है अपने मुल्क के अंदर जो है सिविल डिसोबीडेंस करें, हम उसके लिए अपने मुल्क के अंदर नॉन कोऑपरेशन करें। ये उनका मानना था, और उनका ये मानना था कि हमें बिल्कुल प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन हमें इस तरह की मूवमेंट्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। हालाँकि उनकी भी अटैचमेंट थी कायद-ए-आज़म और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की। तो आखिर में जितने नताइज निकले उनसे ये साबित हुआ कि जो मॉडरेट अप्रोच थी, यानी उनके दिल के अंदर जो प्यार था खिलाफत मूवमेंट के लिए, खिलाफत जो इंस्टीट्यूशन है उसके लिए जो प्यार था वो भी मौजूद था, और उनकी जो नज़रिया था वो भी आखिर में जो है वो सही साबित होता है। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट द खिलाफत मूवमेंट। आई होप कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।